नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। मित्रों, आप सभी ने कई सारे वीडियो में मंगल दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष के बारे में सुना होगा, मगर कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते होंगे कि यह योग, यह दोष हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में है या नहीं। यह मंगल दोष, पितृदोष या काल सर्प दोष होता क्या है, इसके संकेत क्या हैं और यदि जीवन में इसके संकेत हैं तो इसका निवारण क्या है। इन तीनों दोषों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे शास्त्रों में वर्णित इन दोषों के बारे में एक्यूरेट और सटीक बातों को। मित्रों, ज्योतिष के क्षेत्र में वर्षों की गई मेहनत से प्राप्त ज्ञान और अनुभव के आधार पर आज हम जानेंगे इन तीन दोषों के बारे में। यह कुंडली में कैसे बनता है, इसका प्रभाव क्या होता है और यदि जीवन में इसके अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में 3 ऐसे दोष होते हैं जो आपके जीवन के सफलता, उन्नति जैसे चीजों में बाधा विघ्न खड़ी कर देते हैं। जीवन में मिलने वाले लाभ हो, जीवन में मिलने वाले सुख हो, जीवन में मिलने वाले धन संपदा हो, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं बाधित कर देते हैं या विलंबित कर देते हैं, देर से मिलने का योग बना देते हैं। इसमें 3 दोषों को बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आता है मांगलिक दोष। ये जीवन में विवाह और वैवाहिक संबंधों को लेकर अशुभ माना जाता है, जबकि काल सर्प दोष समस्त कुंडली के शुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने वाला दोष माना जाता है। ठीक उसी प्रकार पितृदोष को भी एक अशुभ योग माना जाता है। इसके प्रभाव से भी जीवन में सफलता और तरक्की बाधित हो जाती है। एक एक कर हम इन 3 दोषों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं मांगलिक दोष के बारे में। शास्त्रों में वर्णन आता है कि मांगलिक दोष का निर्माण कब होता है, जब मंगल कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में हो। यानी पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, इन 5 भावों में मंगल का विराजमान होना मांगलिक दोष का निर्माण करता है। कुछ शास्त्रकारों ने यह स्थिति चंद्रमा से भी गिनती की है। यानी आपके पत्रिका में जहां चंद्रमा विराजित हो, वहां से पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां भाव को गिनती करके देखें। यदि मंगल वहां विराजित हैं तो यह मांगलिक योग बनाते हैं। यह मांगलिक दोष में सबसे बड़ा प्रभाव मंगल का होता है। यानी मंगल के जो कारकत्व होते हैं, उग्रता और ऊर्जा, वह रिश्तों में संघर्ष लाने का कार्य करता है। यानी आपसी संबंध को खराब करने में मंगल की शक्ति और ऊर्जा विशेष रूप से बढ़ जाना कारण बनता है। अपवाद या कमी की बात की जाए कि मंगल दोष बन रहा हो, मांगलिक दोष बन रहा हो, उसे किन किन चीजों से भंग माना जाता है या उसका अपवाद माना जाता है। जब मंगल स्वराशि के, उच्च राशि के या मित्र राशि के हो। यानी मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं और मकर यानी 10 नंबर के उच्च के होते हैं। इन राशियों में मंगल विराजित हो या मंगल अपने मित्र ग्रहों के राशि में विराजित हो तो मंगल से बनने वाला यह मांगलिक दोष कम प्रभाव डालता है। यानी इसके अशुभ प्रभाव कम दिखाई देते हैं। इसके प्रभाव की बात की जाए, इसके अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो यह आपके विवाह और वैवाहिक जीवन में कलह लाने का कार्य करता है। विवाह में विलंब, बाधा, विघ्न जैसे चीजों को भी मांगलिक दोष दे सकता है। यह संबंध विच्छेद तक स्थिति ला सकता है। यानी विवाह संबंध टूट जाने का भी योग मांगलिक दोष बनाता है। मांगलिक दोष स्वास्थ्य बाधा के रूप में भी अशुभ प्रभाव देता है। यानी जीवन में विवाह और वैवाहिक जीवन में कलह बन रहा हो या विवाह में बाधा, विघ्न, विलंब बन रहा हो, संबंध विच्छेद की स्थिति आ गई हो या स्वास्थ्य को लेकर गंभीर बाधा बन रही हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में मांगलिक दोष का प्रभाव लग गया है। मांगलिक दोष के प्रभाव से ही जीवन में इस प्रकार के अशुभ फल दिखाई देते हैं। मांगलिक दोष के उपाय की अगर बात की जाए तो मांगलिक दोष के निदान के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी मांगलिक व्यक्ति का जन्म पत्रिका का मिलान जब मांगलिक से ही कर दिया जाता है तो वह शादी, वह वैवाहिक संबंध टिकाऊ होता है। दूसरा, कुंभ विवाह को वरीयता दी गई है। यदि मांगलिक योग वाले व्यक्ति का कुंभ विवाह कराकर मांगलिक दोष शांत कर लिया जाए, तब वह किसी भी व्यक्ति से शादी करता है तो मांगलिक दोष के प्रभाव कम हो जाते हैं। वहीं मंगल से जुड़े पूजा पाठ की बात की जाए, इससे भी मांगलिक दोष के प्रभाव कम होते हैं। जैसे मंगल कवच का पाठ हो,
मंगल स्त्रोत का पाठ हो या मंगल के मूल बीज मंत्र का पाठ हो, इनके पाठ और पूजा करने से जीवन में आ रही मांगलिक दोष के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। हनुमान जी के पूजा पाठ का विधान भी मांगलिक दोष को दूर करने वाला माना जाता है। यानी जीवन में जब विवाह और वैवाहिक संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर बाधा विघ्न विलंब दिख रहा हो, तो आपको मंगल से जुड़े पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी के पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे जीवन में आ रही इस प्रकार की बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। मांगलिक दोष के बाद आइए अब हम चर्चा करते हैं काल सर्प दोष के बारे में। शास्त्रों में क्या इसके बारे में बताया गया है। दोष के निर्माण की बात की जाए तो बताया गया है कि राहु से केतु तक या केतु से राहु तक सभी 7 ग्रह स्थित हो। यानी जन्म पत्रिका में राहु जहां स्थित होते हैं उससे ठीक 7वें घर में केतु, और केतु जहां स्थित होते हैं उससे ठीक 7वें घर में राहु विराजित होते हैं। इन 7 घरों के बीच में सभी 7 ग्रह विराजित हो जाते हैं। यानी राहु केतु के बीच में जो 180 डिग्री का संबंध होता है, इस 180 डिग्री में जब 7 ग्रह विराजित हो जाते हैं तो इसे काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। काल सर्प दोष का कारण राहु और केतु की ग्रहण शक्ति बनती है। यानी राहु और केतु जो शुभ ग्रहों में ग्रहण लाते हैं, शुभ ग्रहों के फल को मंदा करते हैं, यह शक्ति के कारण ही काल सर्प दोष बनता है। और सारे के सारे ग्रह राहु केतु के ग्रहण शक्ति में आ जाने से शुभ फलों में कमी ला देते हैं। दोष की तीव्रता की अगर बात की जाए तो काल सर्प दोष अनेक प्रकार के होते हैं। जब राहु केतु के डिग्री के आधार पर सूक्ष्म रूप से आकलन करके देखें कि सारे ग्रह 180 डिग्री पे आ गए हैं, तो काल सर्प पूर्ण रूप से लग जाता है, जो ज्यादा प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है। जबकि अर्धकाल सर्प दोष यानी आंशिक काल सर्प दोष जैसे चीजों का वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। यह राहु केतु के बीच 7 ग्रह ना आकर 5 या 6 ग्रह जब विराजित हो जाते हैं तो अनेक शास्त्रकारों ने इसे आंशिक काल सर्प दोष की संज्ञा दी है। यानी यह भी कुछ ना कुछ प्रभाव आपके जीवन में डालता ही है। दोष के प्रभाव की बात की जाए, यानी काल सर्प दोष क्या अशुभ प्रभाव दे सकता है, तो यह जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े, धन से जुड़े हुए, संबंध से जुड़े हुए अकारण बाधा विघ्न या विलंब या देरी लाता है। यानी शुभ फल में कमी लाकर अशुभ फलों को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। काल सर्प दोष के प्रभाव से जीवन में अच्छे से अच्छे ग्रह का प्रभाव पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके चलते जीवन में बाधा विघ्न या विलंब देखना पड़ता है। इसके उपाय की अगर बात की जाए, यानी जन्म पत्रिका में जब काल सर्प दोष बन गया हो तो इसके उपाय की बात की जाए तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना, शिवलिंग का पूजा पाठ, नाग देवता की पूजा, राहु केतु से जुड़े मंत्र का जाप, कवच का जाप, स्त्रोत का जाप जैसे चीजों को करके राहु केतु से बनने वाला इस काल सर्प दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। काल सर्प दोष शांति में शंकर भगवान का विशेष महत्व है। महामृत्युंजय मंत्र हो या शिवलिंग के पूजा पाठ, इसे नियमित रूप से करने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। तो जन्म पत्रिका में यदि काल सर्प दोष निर्मित हो रहा हो तो इसे अनदेखा करना अच्छी बात नहीं होती। यह आपके जीवन में कुछ ना कुछ अशुभता निश्चित रूप से देता है। इसे अनदेखा करने से जीवन की सफलता, उन्नति कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। अतः यदि आपके जन्म पत्रिका में भी काल सर्प दोष बन रहा हो तो इसके उपाय के लिए शंकर भगवान के पूजा आराधना पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसे नियमित रूप से करना चाहिए। आइए अब अगले दोष पितृदोष की चर्चा करते हैं। पितृदोष के बारे में अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। अनेक प्रकार से पितृदोष का निर्माण होता है, परंतु जातक पारिजात या बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, जिसे ज्योतिष शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, पितृदोष के जो प्रमुख योग होते हैं वह कैसे बनते हैं उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। सबसे पहला है कि सूर्य के साथ राहु केतु हो तो यह पितृदोष के रूप में माना जाता है। सूर्य के साथ राहु या केतु एक ही राशि में हो और एक ही नक्षत्र में हो, तब सूर्य राहु का जो ग्रहण योग बनेगा, सूर्य केतु का जो ग्रहण योग बनेगा, वह पितृदोष के रूप में माना जाता है। नवम भाव का दूषित होना, यानी जन्म पत्रिका का यह जो भाव होता है, भाग्य भाव, नौवां भाव, नवम भाव में राहु केतु शनि जैसे अशुभ ग्रह का विराजमान होना भी भाग्य में बाधा देता है। इसे भी एक प्रकार का दोष
पितृदोष के रूप में मान्यता दी गई है। तीसरी स्थिति है नवमेश का पीड़ित होना, यानी यह जो नवम भाग्य भाव है इसके स्वामी ग्रह, यहाँ जो भी अंक लिखा है उसके स्वामी, यहाँ राशि स्वामी के चार्ट में मैंने बना रखा है, उसे देखें। यदि आपके भाग्य भाव का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो या अपने नीच राशि में चला गया हो, शत्रु राशि में चला गया हो, ऐसे स्थिति में भाग्येश निर्बल हो जाते हैं और भाग्येश निर्बल होने से भाग्य में कमी आ जाती है। इसे भी शास्त्रों में पितृदोष की संज्ञा दी गई है। सूर्य और लग्नेश का पीड़ित होना पितृदोष के अंतर्गत आता है। जब राहु केतु या पाप ग्रह से या नीच या शत्रु राशि में जाकर सूर्य और आपका लग्नेश, यहाँ जो प्रथम भाव होता है इसके स्वामी और सूर्य को देखना है, ये दोनों ग्रह एक साथ अगर पीड़ित हो रहे हो, कमजोर हो रहे हो, निर्बल हो रहे हो, तो यह एक दोष होता है। इसका राहु केतु या किसी पाप ग्रह से पीड़ित होना, नीच राशि में या शत्रु राशि में जाना पितृदोष का निर्माण करता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार से पितृदोष जातक परिजात और बृहद पराशर होरा शास्त्र में माना गया है। इसके प्रभाव की बात की जाए तो पितृदोष के प्रभाव से परिवार में कलह बढ़ जाता है, संतान से जुड़ी बाधा विघ्न देखना पड़ता है, आर्थिक कमजोरी, मानसिक अशांति जैसे चीजें जीवन में दिखाई देती है। जीवन में दुर्घटना होना भी पितृदोष का प्रभाव माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी बाधा भी पितृदोष दे सकता है। पितृदोष के उपाय की बात की जाए तो इसके लिए पितृ से जुड़ा पिंडदान, तर्पण जैसे चीजों को वरीयता दी गई है। इसके उपाय में पितृ संबंधित पूजा पाठ को भी मान्यता दी गई है। साथ ही साथ गरुड़ पुराण का पाठ करना पितृदोष के प्रभाव को शांत करता है। दान कर्म यानी दान धर्म करना भी जीवन में पितृदोष के प्रभाव को शांत करता है। वहीं राहु केतु शनि जो यह दोष बनाते हैं, इसके शांति के उपाय करके भी पितृदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म पत्रिका में बनने वाला मांगलिक दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष, यह 3 ऐसे दोष हैं जो जीवन में बाधा विघ्न और असफलता देने वाले दोष माने जाते हैं। आप भी अपने जन्म पत्रिका में मिलान कर देखें, इनमें से कोई दोष आपके पत्रिका में तो नहीं बन रहा है। यदि इनमें से कोई दोष आपके पत्रिका में बन रहा हो तो इसके जो उपाय मैंने बताए हैं उसे अवश्यमेव करें। ऐसा करके ही जीवन में सफलता, उन्नति प्राप्त की जा सकती है। तो आज के वीडियो में आपने मांगलिक दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष से जुड़े इन बातों को देखा। मिलते हैं किसी नए विषय पर अगले वीडियो में। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।